अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम उत्तरा दीदी के साथ दशम भाव पर बात करेंगे। दीदी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। शुरू करने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहां आपने अपने कमेंट्स, अपने सुझाव दिए। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। आप सबको ये बता दें कि बहुत सारे लोगों ने हमें संपर्क किया और पूछा कि हम अपना नया कोर्स युक्तरा दीदी के साथ केपी में कोर्स कब ला रहे हैं। तो आप सबके लिए ये सूचना है कि 19 अगस्त से हमारा नया केपी का कोर्स शुरू होने वाला है। उसमें हम केपी के बेसिक्स तो देखेंगे ही, साथ में हम प्रश्न, केपी से कैसे प्रश्न देखते हैं ये भी जानेंगे दीदी के साथ। तो यदि आपको एनरोल करना है, आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक द्वारा एनरोल कर सकते हैं, या आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करके सारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दीदी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा 10th हाउस पर विवरण। दीदी, 10th हाउस तो ऐसे तो जेनेट बोला जाता है, और 10th हाउस करियर और प्रोफेशन के बारे में तो बताता ही है। और क्या क्या बताएगा 10th हाउस हमें? एक्चुअली जो दशम भाव है ना, वो हमारा केंद्र भाव, या हम उसको धुरी कह सकते हैं हमारी कुंडली की। हाँ। क्योंकि आपने सभी जानते हैं, जो ज्योतिष जानते हैं, कि वहां पर जो सूर्य है मध्याह्न में आता है, 11 हाँ। बजे से 1 बजे के बीच में रहता है। तो हाँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव है वो कुंडली का, केंद्र स्थानों में। चारों हम्म। केंद्र जो है हमारे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसके अच्छा। अतिरिक्त ये, इसीलिए इसको मीडियम कोलाई या मध्य भाव भी कहते हैं। हाँ। फिर ये आजीविका का तो भाव है ही सही, जो आपने बता दिया है। व्यापार का भी है, हर तरह की सफलता, विजय प्राप्त करना, उच्च स्थान प्राप्त करना, और सदव्यवहार या मान सम्मान मिलना, अच्छा व्यवहार होना आपके साथ, और आज्ञा या आदेश देने की, मतलब आपकी इच्छा या आपकी शक्ति, ये भी हम इसी से देखते हैं। इसके अतिरिक्त जातक इसी भाव की सहायता से धन प्राप्ति भी करता है, और जो भी धंधा करता है या आजीविका करता है उससे भी जुड़ा हुआ है। हालांकि उससे और भी दूसरे भाव जुड़ते हैं, लेकिन प्रमुख भाव जो है यही भाव हमारा माना गया है। और सभी केंद्र स्थानों में प्रमुख भाव है, ये हम बोल ही चुके हैं। व्यक्ति के नाम, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सभी के लिए जो है ये भाव इंपॉर्टेंट है। भारतीय ज्योतिष और पश्चिमी ज्योतिष दोनों मानते हैं कि कोई भी ग्रह यदि केंद्र में होता है तो वो शक्तिशाली हो जाता है, अत्यंत शक्तिशाली। और उसमें भी दशम भाव में यदि कोई ग्रह होता है तो वो और भी महत्वपूर्ण फल देता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर वो बल से भी उच्च का हो जाए, स्वग्रही हो, तो और भी अच्छे फल प्रदान करता है। ऐसा हमने कुंडली में देखा है। इसके अतिरिक्त यदि हम ये चाहें कि इससे हमको क्या क्या मिलता है, मान सम्मान पद तो मिलता ही है, और वर्तमान जीवन में जो उसको यश प्राप्ति है, प्रतिष्ठा है, चरित्र की सफलता है, सामाजिक जीवन में उसने कितना सम्मान प्राप्त किया है, वो भी हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त वो कितना लोकप्रिय होगा और भौतिक रूप से कितना संपन्न होगा, ये भी हम देखते हैं दशम भाव से। उच्च पदाधिकारियों से उसके संबंध कैसे रहेंगे, इसकी जानकारी भी हमें दशम भाव से मिलती है। इसके लेकिन हमें दशम भाव का सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ता है, मोटा मोटा देख के हम नहीं कर सकते। क्योंकि वहां पर दशम भाव की स्थिति, मतलब कि वहां का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उप स्वामी, मतलब सब लॉर्ड, फिर वहां स्थित ग्रह और वो किन नक्षत्रों में है, और दशम भाव का स्वामी किस ग्रह के साथ युति कर रहा है या कौन उसे देख रहा है। इन सब बातों से हम दशम भाव के फलों को ज्ञात कर सकते हैं। और ये सब फल जो है हमें दशम भाव से जुड़े हुए ग्रहों की दशा में, अंतरदशा में प्राप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह कुंडली बहुत अच्छी बनी हुई है, देख रहे हैं हम, लेकिन उसको फल नहीं मिल रहे, क्योंकि वो जो दशाएं चल रही हैं उसकी, वो उसकी दशम भाव से नहीं जुड़ी हुई, तो उससे सफलता नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का जो रुझान होता है, उसके इंटरेस्ट होते हैं, स्थायित्व है, आगे बढ़ना,
उन्नति करना, ये सारी बातें भी जो हैं हम इसी के द्वारा, दशम भाव के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आजीविका से तो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन केवल इसी भाव का निरीक्षण करके हम ये पूरा पता नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति क्या करेगा जीवन में, नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा। तो इसके लिए हमें सेकंड हाउस जो धन भाव है, क्योंकि धन प्राप्ति के लिए ही हम सारे काम करते हैं आजीविका वाले, और छठा भाव, यदि वो नौकरी करता है तो छठा भाव देखना भी आवश्यक है। तो सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड 10th हाउस, ये भाव हम सब देखेंगे मिलकर। और यदि वो व्यापार करता है तो छठे भाव के बजाय सप्तम भाव भी देखेंगे, 7वां और 10वां, ये व्यापारिक कार्य क्रियाकलापों के द्योतक है। तो ये सब चीजें हमें देख लेनी चाहिए। और कोई व्यक्ति यदि व्यापार भी कर रहा है और साइड में नौकरी भी करता है तो छठा सातवां दोनों भाव लाभ के लिए अवश्य हमें एकादश भाव मनोकामना पूर्ति के लिए देख लेना चाहिए। ये सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है, जो कार्य व्यवसाय व्यक्ति करता है वो उसकी पसंद का नहीं होता, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है, मतलब, और वे व्यवसाय भी बहुत बदलते रहते हैं। इसके पीछे जो है लोगों की दशाएं, अंतरदशाएं जो हैं वो उत्तरदायी होती हैं कि वो पढ़ाई क्या की है, उनकी रुचि किस में है और वो कर क्या रहे हैं। इस चीज को हमें ध्यान से देखना चाहिए। इसके बाद ये है कि नेपच्यून, अब हम ये देख लेंगे कि विभिन्न ग्रह जब यहाँ पर बैठते हैं दशम भाव में, तब वो किस प्रकार के फल हमें दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए, कुंडली को कस्प कुंडली की तरह पहले हम बना लें कि जो दशम भाव है वो कौन सी राशि में कितनी डिग्री से लेकर किस राशि तक फैलाव है उसका, और उसमें जो दशम भाव में जो ग्रह आएंगे वही उनके लिए सही व्यवसाय के कारक रहेंगे। तो जैसे अब नेपच्यून है, नेपच्यून को कोई दशांतर दशाएं नहीं मिली हुई है नेपच्यून या हर्षल को, तो हम ये कहेंगे कि नेपच्यून को कौन देख रहा है, या वो किसके साथ युति कर रहा है, या फिर वो जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की जब भी दशांतर दशा चलेगी तब उसका काम नेपच्यून जो है उसका फल उस समय देगा। क्योंकि ये ग्रह जो है हर्षल और नेपच्यून कब देंगे फल, प्रवृत्ति तो बता देंगे, उसके लिए हमें ये देखना चाहिए। और ग्रह जो है पूरा पूरा दशम में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कस्प कुंडली से वो नवम भाव में आ जाता है, तो वो नवम भाव के फल ज्यादा देता बनस्पति 10th के, और कई बार 11th हाउस से जो ग्रह हैं वो भी 10th हाउस में आ जाते हैं, तो उनका जो है वो भी अस्थाई सा रहता है, उतना ज्यादा लाभ तो देता है लेकिन वो नाम यश में थोड़ी सी कमी लाता है। तो यदि ये हम पॉइंट बहुत नेपच्यून, सुंदर था। ये पॉइंट बहुत सुंदर था कि हमें कस्प कुंडली केपी के अनुसार इसके लिए देखनी चाहिए, क्योंकि वो बता रहा है कि वो स्थायी रूप से देगा या अस्थायी रूप से देगा। और नाम और यश का भी यहाँ, जब, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसको नाम और यश की आवश्यकता भी होती है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। हम मानव लोग हैं, उसको ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमें हाँ चाहिए, मानवीय गुणों से हमारी कमियां हैं, हम कुछ हाँ करते हैं तो हमें चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हाँ हमको रेस्पेक्ट करें। तो इस एग्जैक्टली। तरह से यदि हम नेपच्यून को देखें कि नेपच्यून हमें किस तरह के फल देगा, ये हम ग्रहों के सीक्वेंस ले रहे हैं, दूर से पास तक आ रहे हैं हम, इसलिए हमने सबसे पहले नेपच्यून ले लिया है। तो नेपच्यून को यदि हम देखें तो वो ऐसे व्यवसाय करवाता है यदि वो शुभ ग्रहों से भी दृष्ट हो और किसी और ग्रह से भी जुड़ा हुआ हो। तो एक तो गोपनीय काम जो छुप के किए जाते हैं, जिनमें जो सबको बताए नहीं जाते हैं, जिनमें रहस्य होता है, जैसे रहस्यमयी बातें हुई। इसके अलावा गुप्तचर सेवा हुई। इसके अलावा लेखन कार्य होता है लेकिन उसमें वो नाम नहीं अपना बताते, छुपाते हैं। इसके अतिरिक्त कलाकार भी बनाता है, वो गायन में, लेखन में, नृत्य में बहुत से कलाकार बनाते हैं। इसके अलावा नेपच्यून को समुद्र का देवता भी कहा गया है। हाँ तो जितनी पानी से जुड़ी हुई जो व्यवसाय हैं या जो कार्यकलाप हैं वो भी नेपच्यून के अंडर में ही आते हैं, लेकिन वो सुस्थापित भी होना चाहिए और सुदृष्ट भी होना चाहिए कुंडली में ग्रह जो है। अन्यथा अगर उसके ऊपर अशुभ दृष्टि संबंध वो बनाता है
तो फिर वो सही परिणाम हमें नहीं दे पाता, क्योंकि और यदि व्यक्ति हो सकता है यदि उस क्षेत्र में काम करे तो उसको इनफैक्ट लॉस ही हो, लाभ हाँ ना उतना, हो। हाँ उतना अच्छा नहीं हो पाता, सफल नहीं रह पाता वो हाँ, चीज, ये भी हमें देख लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये यदि शुभ दृष्टि से संपन्न नहीं होता तो बदनामी और अपयश का भी कारक बन जाता है कभी कभी, बदनामी और अपयश। और दशम भाव में है तो ये माता पिता के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला है, क्योंकि दशम भाव आप सब लोग जानते हैं कि माता के लिए सप्तम है, उनका मार्केश हो जाता है भाव। और पिता के लिए, क्योंकि नवम भाव से हम पिता को देखते हैं, तो वो भी उनके लिए भी सेकंड हाउस अर्थात मार्ग भी हो जाता है। अब आ जाता है हर्षल। यदि हम यूरेनस को देखें तो यूरेनस खुद ऐसा ग्रह है जो थोड़ा सा संकीय है, स्वतंत्र विचारों वाला है, परंपराओं को नहीं मानता है, और उसके मौलिक गुण उसमें निहित रहते हैं। तो यदि वो सुस्थापित है कुंडली में दशम भाव में और सुदृष्ट है, शुभ ग्रहों से या कारक ग्रहों से दृष्ट है, तो व्यक्ति जो है नई नई मौलिक योजनाएं बनाता है, खोज करता है, कार्य में लगा रहता है और नए नए साधन अपनाकर सफलता प्राप्त कर शुभ। और जिस ग्रह के साथ रहेगा उसकी दशा अंतर्दशा में आपको फल देगा। लेकिन यदि वो अशुभ दृष्टि संपन्न है तो फिर अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, क्योंकि फिर सरकार भी उसके विरोधी हो जाती है, लोग भी उसके विरोधी हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है बहुत सी कुंडलियों। जैसे बुद्ध हमें टैलेंट देता है, तो हर्षिल जो है हमारी इनर इंटेलिजेंस है, वो इनर अंदर ही है प्रतिभा उसको, और नई नई खोजें करना, आविष्कार करना, उत्थान करना। ज्योतिष शास्त्र भी इससे जुड़ा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र, वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान दशम भाव में हर्षल जो है वो प्रदान करता है। और इस व्यक्ति को साहसी, निर्भीक, स्वतंत्र विचारों वाला, परिवर्तनशील स्वभाव देता है ना। लेकिन उसको विरोध भी झेलना पड़ता है। तो यदि ये शुभ दृष्टि विहीन होता है तो हमें अशुभ परिणाम झेलने पड़ते। अब आ जाते हैं शनि। शनि जो है धीमी गति का है। यदि वो हमारी कुंडली में शुभ भावों से जुड़कर, शुभ भावों से दृष्ट होकर, फल 10th हाउस में होता है दशम भाव में, तो हमें धीमी प्रगति देता है, लेकिन प्रगति देता है। व्यक्ति को कुछ रुकावटों का सामना अवश्य इंडिकेशन है। करना, धीरे धीरे करता है, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन अंत में वो सफल होता है, स्लो चलता है। और शनि यदि कुंडली में बलवान ना हो तो उसे कभी कभी बदनामी भी झेलनी पड़ जाती है ना। और पापग्रस्त हो तो और परेशान है, वो योग्य होते हुए भी फिर आपको अवसर नहीं मिल पाते। योग्य होता है लेकिन अवसर नहीं मिलते हैं, और अवसर मिलते हैं तो रुकावटें उसका रास्ता रोकती हैं। मतलब परेशानियों से वो खुद बहुत परेशान हो जाता है, और विशेष रूप से अगर उसकी दशा भी चले तो शनि और असंतोष मिलता है सर्विस में। हाँ ये है कि शुभ दृष्टि संपन्न उसको थोड़ा पावरफुल बनाते हैं, तो थोड़ा धक्का मारने का काम करते हैं कि तुम करो, थोड़ा तीव्रता से थोड़ा प्रेरित करते हैं ग्रह। और यदि अशुभ दृष्टि संपन्न बन जाते हैं तो बहुत ही खराब परिणाम प्राप्त होते हैं। अब आते हैं गुरु ग्रह। गुरु जो है दशम भाव से पूरी तरह से जुड़े हुए हों तो व्यक्ति को बहुत मान सम्मान मिलता है, उच्च पदाधिकारियों से लाभ भी मिलता है, और उनके संबंध भी अच्छे रहते हैं। क्योंकि गुरु खुद जो है ग्रह श्रेष्ठ गुणों का और न्याय का प्रतीक है, तो व्यक्ति खुद भी जो है उच्च कोटि के मूल्यों में विश्वास रखता है, ईमानदारी से धन अर्जित करता है, राजनीतिक और सामाजिक सफलता प्राप्त करता है, आर्थिक क्षेत्र में भी सफलता है, समृद्धि का कारक है ये गुरु, है ना। और दृष्टि संबंध सहायक हो तो व्यक्ति जज, ट्रस्टी, मंत्री, राजदूत, दार्शनिक या स्टॉक ब्रोकर, बैंकर, व्यापारी जैसे काम भी कर लेता है, उसमें उच्च पद मिल जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत यदि पापग्रस्त हो तो जातक बैंक या न्यायालय में क्लर्क या सहायक पदों पर काम करके या कैशियर का काम करके ही संतुष्ट हो लेता है। इस तरह से हो जाता है। अब आता है मंगल। मंगल को हमारे ग्रहों में सेनापति माना गया है। राजा सूर्य हैं तो ये सेनापति हैं। तो यदि वो शुभ दृष्टि संपन्न है और जातक को बहुत ऊर्जा देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है और साहस, इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ क्रियात्मक योग्यता, मतलब कैसे किसी कार्य को इंप्लीमेंट करें बहुत सुघड़ तरीके से, और उसका संचालन भी करता है।
किसी भी व्यवस्था को, किसी भी उद्यम को चलाने में वो सक्षम रहता है। बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में वो काम करता है, समय का पक्का, मतलब अनुशासनबद्ध तरीके से। यदि मंगल शुभ है और शुभ दृष्टियों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से, और बलवान भी है, तो बहुत अच्छे परिणाम देता है कि वो जोखिम मतलब रिस्क भी लेकर वो काम कर सकता है, उसको डर नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त यदि तेज धार वाले हथियार होते हैं, औजार होते हैं, उनका संतुलित प्रयोग करके भी वो काम कर सकता है। और शारीरिक बल तथा बुद्धिमानी दोनों का प्रयोग करके वो सफल रहता है। लेकिन यदि कुंडली में मंगल पापग्रस्त हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। मतलब वो बहुत ही महत्वाकांक्षी बनता है, और महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो दादागिरी से भी काम कर सकता है, जबरदस्ती करवाने की कोशिश करता है, बहुत धृष्ट, अभिमानी, और जैसा मैंने कहा डरा धमका के काम करने की कोशिश भी करता है। अब आता है हमारा बुध। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ग्रह जो कहीं भी बैठा है वो दोनों तरह के फल दे सकता है, उस भाव से जुड़े हुए, अच्छे भी और बुरे भी। पूरे भी तो वहां एग्जैक्टली। स्थिति होने से बहुत अच्छे फल मिलेंगे, ऐसा हम सोच के नहीं बैठ सकते। तो बुध है तो व्यक्ति जो है व्यापार कर सकता है, एजेंसी लेकर काम कर सकता है, और मानसिक जो विद्याएं हैं, परा विद्याएं जो हैं, जिसमें ज्योतिष से संबंधित जितनी भी विद्याएं आती हैं, उन सब से उसको लाभ प्राप्त होगा। बुध की ये खासियत है। बुध जो है बहुवचन का प्रतिनिधित्व है, वैसे भी डुअल प्लैनेट है, तो वो जो है व्यक्ति को ऐसा प्रोत्साहित करता है कि व्यक्ति एक से अधिक व्यापार भी कर सकता है, एक से अधिक कार्यों में इन्वॉल्व भी रह सकता है, एक से अधिक व्यवसाय वो कर सकता है, और बदलता भी रह सकता है। ये दोनों खासियत उसकी रहती है कि वो करेगा भी सही और बदलता भी रहेगा। लेकिन एक चीज बुध के साथ हम ये देखते हैं कि अगर इसके साथ कोई अच्छे ग्रह जैसे गुरु हैं, सूर्य हैं, या मंगल अगर जुड़े हुए नहीं हो, तो ये सहायक के पद पर ही काम करने में सफल रहता है। अब हाँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, बॉस बन के काम नहीं करवा सकता, न कर लेता। सहायक बना, इसको इंस्ट्रक्शन मिले तो वो आराम से काम कर लेगा, लेकिन ऑर्डर दे नहीं सकता, प्लानिंग नहीं कर सकता। बहुत मन में, दिमाग में बहुत सारे उसके चलते रहते हैं, जिनमें वो, उसका दिमाग छितराया हुआ रहता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। हम्म। इसके अतिरिक्त ये इंजीनियरिंग विभाग हुए, डाक विभाग हुए, संचार के जितने भी साधन हैं, आयात निर्यात है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, ठेकेदारी है, माल उपलब्ध कराना है, इन सब के कार्य शांति से कर सकता है। अब आता है शुक्र, जो बहुत ही सौम्य और शांत ग्रह माना गया है। अगर ये दशम भाव में हो और शुभ दृष्टि संपन्न हो तो जातक महिलाओं में और सामाजिक क्षेत्र में सफल रहता है। सामाजिक जो जीवन है उसका, उसमें सफल रहता है। वो कलाकार भी हो सकता है, वाद्य यंत्र वादक, नृत्य और संगीत ये प्रेमी हो सकता है। प्रसन्न चित्त रहता है वो सदैव, सोशल में, सामाजिक जीवन में सफल रहता है, हंसी मजाक करके सबका मूड लाइट करके सबको प्रसन्न रखने में उसकी सफलता रहती, निहित रहती है, और लोकप्रिय भी इसीलिए हो जाता है। इसके अतिरिक्त शुक्र जो है सफलता के, शुद्धता के कार्यों, स्वच्छता के कार्यों, इन कलाओं से संबंधित काम, मनोरंजन के साधन, और ऐसे क्षेत्र जहां पर महिलाएं काम करती हैं वहां पर भी व्यक्ति सफल हो जाता है। और ये इसीलिए यदि शुक्र शुभ दृष्टि संपन्न है तो सफलता और समृद्धि दोनों देता है। सारी सुख सुविधाएं, वाहन का, गाड़ियों का, सबका कारक वो, ये जितना भी लेटेस्ट फर्नीचर या जितनी भी डेवलपमेंट होती है उन सबका कारक शुक्र है। कंप्यूटर्स हैं, है ना। अब आता है सूर्य। तो शुभ दृष्टि संपन्न और प्रभावशाली सूर्य यदि सही दसों। स्थापित हो 10th हाउस में, तो वो हमें सफलता, सम्मान, सत्ता, समृद्धि और प्रभावशालीता, इतनी चीजें दे सकता है। सूर्य को सबसे बलवान माना गया है, और सरकारी क्षेत्र में भी सफलता दे सकता है, सरकार में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं हम। इसके अतिरिक्त रुपए पैसे की तो बात छोड़ दीजिए, जो भी यदि वो व्यापार भी करेगा तो उसमें भी सफलता प्राप्त करेगा। उच्च अधिकारी उसको सहयोग करेंगे, उन्नति देंगे। वो स्वयं नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए विश्वसनीय पद हासिल करता है, सरकारी क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र में, डॉक्टरी क्षेत्र में, मेडिकल या दवाइयों से जुड़कर, इन सब से जुड़कर वो लाभ कमाता है या उसमें सफल होता है। बहुत बड़े बड़े
सफल डॉक्टर्स जो हैं उनके सूर्य बहुत अच्छे देखे गए हैं। सर्जन वगैरह बनने के लिए मंगल की आवश्यकता होती है कि मंगल भी श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन फिजिशियन सूर्य और और सूर्य गुरु। तो दशम भाव में दिग्बली, सूर्य और मंगल तो दशम भाव में दिग्बली हाँ, होते हैं, तो दिग्बली हैं, दिग्बली हैं, तो ये तो बहुत अच्छे परिणाम देते ही हैं। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य पापग्रस्त हो जाए कुंडली में, ये तो शुभ की हुई, तो फिर व्यक्ति जो है चापलूस पसंद हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव राजाशाही रहता है, तो हाँ। उसको चापलूसी पसंद होती है, तो चापलूसी पसंद हो जाता है, और विरोधी जो है उसके वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज हमने देखी हुई है। अब आता है चंद्रमा। यदि चंचल चंद्रमा 10th हाउस में हो तो व्यक्ति को आम जनता से सहयोग मिलता है, और आम जनता से जुड़े हुए व्यवसायों में ही उसे आनंद मिलता है या वो सहयोग करता है। खाने पीने की चीजों में भी उसकी बहुत रुचि रहती है, कुकिंग से जुड़ी हुई जितनी भी तरह की खाने पीने की चीजें हैं, मतलब होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ये सारी जो चीजें हैं चंद्रमा के क्षेत्र में हम्म। आती हम्म। हैं। और वो लोकप्रिय भी व्यक्ति हो जाता है यदि वो शुभ दृष्टि संपन्न है चंद्रमा कुंडली में। लेकिन व्यवसाय में उसके उतार चढ़ाव चलता रहता है, ये चंद्रमा का स्वभाव है। हाँ, वो भी है ना, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक घटता है, तो वो फिर हाँ बढ़ता है, हाँ तो चंद्रमा, हाँ ये एकदम मैंने हमेशा देखा है इस चीज हाँ, तो वो चलता रहता है। इसके अतिरिक्त वो व्यवसाय भी बदलता रहता है। और यदि ये विशेष रूप से जल तत्व की राशि में हो तो व्यक्ति जल यात्राएं और समुद्र यात्राएं बहुत करता है। को। आजकल तो हवाई यात्राएं ज्यादा हो जाती हैं, समुद्र हाँ। यात्रा बहुत कम शौकीन लोग ही करते हैं, जिनको हाँ। करना है स्पेशली, है ना। और आम लोगों द्वारा प्रदत्त या वस्तु जो काम में आती हैं, पब्लिक जो यूज करती है चीजें, उनका भी वो व्यापार व्यक्ति कर सकता है। स्त्रियों संबंधी कार्य भी करता है, क्योंकि स्त्री ग्रह है ये, है ना। और सफलता भी प्रदान करता है। लेकिन यदि पापग्रस्त हो जाता है तो बदनामी देता है सार्वजनिक जीवन। इसके अतिरिक्त यदि हम ये देखें कि हमारा जो विभिन्न लोगों के साथ, हमारे जो बॉस लोग होते हैं, जिनके अंडर हम काम करते हैं, वो भी दशम भाव से ही देखे जाते हैं। हमारा व्यवसाय भी है, लेकिन बॉस भी, नौकरी में जो बॉस होते हैं, उच्च अधिकारी जो हमारे होते हैं वो, या हमारे मालिक, या हमारी सरकार, या जजेस जो निर्णय करते हैं, ये भी इसी दशम भाव से ही देखे जाते हैं। अब ये नवम भाव से जो है दूसरा भाव है, तो ये हमारे पिता की अर्जित संपत्ति का भी भाव हो जाता है। हम्म। हम देख लेते हैं कि विभिन्न लोगों के लिए क्या क्या फल मिलते हैं दशम भाव से। तो पिता की अर्जित संपत्ति का भी भाव हो जाता है। हालांकि अष्टम भाव उनकी बिना अर्जित या खर्चे बताता है। जो है दशम भाव आज्ञा, आदेश, हुक्म, इन सबको भी बतलाता है। नवम भाव जो है, जैसे लंबी लंबी यात्राएं धार्मिक करवाता है, दशम भाव भी धार्मिक यात्राएं करवा सकता है। इसके अतिरिक्त अब हम देख लेते हैं कि हमारे विभिन्न रिश्तेदारों के लिए ये किस प्रकार के फल देता है। जैसे दशम भाव पिता की स्व अर्जित संपत्ति बताता है, व्यापारिक जीवन साथी की स्थायी संपत्ति बताता है सप्तम भाव से, यदि हम्म। हम देखते हैं उसका चौथा भाव हो जाता है, तो उसकी परमानेंट जो प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं, स्थायी संपत्ति, उनका वाहन है, ये सब बताता है। और सेवक जो है, हमारे सर्वेंट जो हैं, जिनको हम छठे भाव से देखते हैं, उनके लिए ये बच- पंचम भाव हो जाता है। तो उनके आमोद प्रमोद के साधन, सॉरी, जुए सट्टे के साधन, ये सब चीजें हम, कि उनकी संतान है, ये सब हम उनसे देखते हैं। हमारी प्रथम संतान के लिए, जो कि हम पंचम भाव से देखते हैं, उसके लिए ये छठा बाधा भाव, स्थान। हाँ। रोग स्थान हो जाता है, बीमारी इसी हम भाव से देखते हैं, विशेष रूप से प्रथम संतान। फिर हमारी माता के लिए ये सप्तम भाव है, तो उनके भागीदार, उनके विरोधी, ये सब हम दशम भाव से देख सकते हैं। छोटे भाई या बहन, जो हमारे पहले छोटे भाई या बहन है, उनके उनके। लिए यह अष्टम भाव हो जाता है। तो उनका खतरा, उनकी चिंताएं, हालांकि उनकी विरासत, वो सब भी हम इसी भाव से देख सकते हैं। जो हमारे बड़े भाई बहन है, उसमें भी जो हमसे जस्ट बड़ा है उसके ऊपर ज्यादा असर होगा, उसके लिए ये व्यय भाव हो जाता है। हम्म। तो उसके लिए हानि, नुकसान, इन सब के लिए गुप्त शत्रुओं का उठना, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। या फिर उनको अस्पताल में भर्ती होने की भी, या उनको अस्वस्थ रहने की भी, या कहीं विदेश जाने के लिए भी संभावनाएं जो है हम दशम भाव से ही देखते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि हम दशम भाव से बहुत कुछ चीजें देख सकते हैं, और ये हमारी लाइफ का, हमारी कुंडली का इम्पोर्टेंट भाव भी है और महत्वपूर्ण भाव है, जो हमारे जीवन को चमका भी सकता है और अंधेरे में भी ढकेल सकता है। हम एक कुंडली ले लेते हैं इसी संदर्भ में। ये जो कुंडली है मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ली है। ये एक 65 ईयर के जेंटलमैन है, उनकी कुंडली है। आप देखिए, मेष लग्न की कुंडली है, लग्न पे सूर्य उच्च का है, बुध हम्म, भी वहीं पर है और केतु भी वहीं है। सूर्य हम्म, और बुध का बहुत ही बढ़िया योग बना है, युति बनी है। हम्म, हालांकि कई लोग कह सकते हैं कि बुध अस्त है, लेकिन बुध को कभी अस्त नहीं माना जाता, बहुत अच्छे परिणाम देता है। और देखिए दशम भाव में आप देख लीजिए कि मंगल उच्च का है, मतलब सूर्य उच्च का है और दशम भाव में मंगल उच्च का है, और मंगल लग्नेश भी है। भी है, और लग्न को दृष्ट भी करता और मंगल जो है लग्न को भी देख रहा है, इन सारे ग्रहों को भी देख रहा है, है। हाँ। तो और ज्यादा उसने बल प्रदान कर दिया है। ये व्यक्ति जो है, क्योंकि बुध और सूर्य इसके लग्न में थे, सूर्य उच्च का था, बहुत ही कम उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, 22-23 साल की उम्र में। और इसने, सबने इसको बोला कि तुम सर्विस कर लो, तुम यहाँ मिल अच्छी जॉब मिल जाएगी। आज से काफी साल पहले की बात है। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपना खुद का ही खोलूंगा, मतलब ऑफिस, ऑडिट के लिए। और इन्होंने उसी समय 23 साल की उम्र में ही अपना ऑफिस खोल लिया, और अब ये बिल्कुल सफलतापूर्वक बहुत बढ़िया मैनेज करके ऑफिस चला रहे हैं। और एक जहां पर ये रहते हैं वहां के नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट गिने जाते हैं। और साथ में कई और भी जो पद हैं, जो उनके सहयोगी होते हैं एसोसिएशन में, वो भी ये संभालते हैं। देखिए आप, मंगल उच्च का है, देख भी रहा है, और उसको यूरेनस भी देख रहा है। तो यूरेनस भी जो है अपना प्रभाव की अपने हिसाब से काम करना, दृष्टि हम्म, संबंध बना रहा है, तो वो भी लाभ दे रहा है। इसके अतिरिक्त कुंडली में और भी जो कई बातें हैं, शुक्र है सप्तमेश, और धनेश जो है 11th में है, जो हमने कहा था कि 7वां भाव और 11वां भाव जुड़ता है तो व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय करता है, हाँ करता है। हाँ। तो वो भी इसमें साबित हो रहा है। और देखिए गुरु भी यहाँ पर है सप्तम भाव में, तो वो भी, गुरु के साथ भी सूर्य का दृष्टि संबंध अच्छा बन रहा है, तो वो भी मैनेज करवाने में कार्यों को बहुत सफलता दी है। फिर इनकी दशा भी जो है, जब इन्होंने पढ़ाई करी तो इनकी बुद्ध की महादशा थी। 83-84 में वाकई इन्होंने सीए कर लिया था। उसके बाद केतु की महादशा आई, तो केतु भी सूर्य के ही साथ है, उस समय इन्होंने ऑफिस खोला। और शुक्र में तो इनका बहुत बढ़िया एस्टेब्लिश हो गया था, आप मान लीजिए। तो 20 साल जब उनके बहुत अच्छे निकले, तो हम सोच सकते हैं कि वो सफलता के किन क्षेत्रों में रहे होंगे। फिर सूर्य की महादशा, तो मैं हमेशा जो ये बार बार ही कहती हूँ कि ग्रह कुंडली में कितने भी अच्छे पड़े हों, उनकी दशा भी आनी चाहिए और सही समय पर आनी चाहिए, तभी व्यक्ति जो है उनका लाभ उठा पाता है। अगर बचपन में आपकी व्यवसायिक दशा निकल गई तो कोई फायदा नहीं है, या बुढ़ापे में आएगी बिल्कुल लेटर ऑन 60-70s के बाद, तब भी कोई फायदा नहीं है। तो सही समय पे, अब इनके 30 साल से शुक्र की महादशा लग गई थी, 30, तो 30 से 20-50 साल की उम्र तक इन्होंने पीक अपने आवर्स पीरियड देख देखा। लिए। हाँ। तो यदि हम सिग्निफिकेटर्स के थ्रू भी यदि लेते हैं तो कैसे करेंगे? हाँ, सिग्निफिकेटर्स के थ्रू अपन अगर ये देखते हैं तो अपन ये देखेंगे कि जैसे ये किस किस नक्षत्र में है। सूर्य और बुध को हम देख लेंगे कि ये सिग्निफिकेटर ये चार्ट केतु भी के नक्षत्र में, हाँ ये केतु के ये देखो, नक्षत्र। ये सिग्निफिकेटर चार्ट भी आ गया है ना। हम्म, तो ये जो है देखिए, ये केतु के नक्षत्र में है। केतु बहुत सारे भावों का स्वामी हो रहा है, क्योंकि केतु मेष राशि में है, बुध और इनके साथ भी है, तो इनके भी रिजल्ट ले रहा है। 1-8-9 चिंता भी दे रहा है, लेकिन सफलता भी दे रहा है। और आप देखिए बुध को देखिए, सबलॉर्ड जो है वो शुक्र है जो ना, कि बहुत, जो हाँ। अच्छे भावों से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त केतु जो है उसका भी सबलॉर्ड गुरु है, जो सप्तम और दशम से जुड़ा है। हमने आपसे कहा अभी 7 और 10 भाव, तो केतु की महादशा में इसने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से सहायक है, क्योंकि सबलॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है तो आदमी सफलता प्राप्त करता है। और वरना सर दीदी, सीए में तो इंटर्न्स भी रखने पड़ते हैं जिनको आपको सिखाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तो एक तरह से गुरु का ही काम करना पड़ता है। और गुरु केतु उनको नवम भाव का भी, मतलब यदि सब लॉर्ड हो रहा आर्टिकल्स है। रखने पड़ते हैं ना, आर्टिकल्स रहते हैं जो जाके एग्जैक्टली। ऑडिट करते हैं सबके ऑफिस में। तो हाँ। बहुत सारे आर्टिकल्स आज की डेट में तो बहुत सारे हैं। अब देखिए इनकी शुक्र की महादशा जब आ गई, तो शुक्र ने क्या क्या किया है देखिए, दूसरे, तीसरे, 7वें और 11वें इन भावों हाँ। से ये जुड़ा हुआ है।
राहु भी उसी का ही एजेंट बना हुआ है ना। और फिर सबलॉर्ड भी शुक्र ही है खुद। तो सोच लीजिए कि शुक्र की महादशा इनकी कितनी अच्छी निकली। फिर हम देखें सूर्य, तो एक बार बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, इनके स्वास्थ्य विषयक अवश्य कुछ कुछ समस्याएं आई, सूर्य की महादशा में भी रही और चंद्रमा में भी रही थोड़ी सी, क्योंकि चंद्रमा इनका द्वादश भाव में है। और इसको डिफाइन करें तो चंद्रमा जो है जिसका द्वादश भाव में होता है, वो अपनी जन्मभूमि से, मातृभूमि जहां उसका जन्म हुआ है उससे दूर ले जाके ही सफलता देता है अक्सर। और ये भी लड़का 18 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स से दूर चला गया था पढ़ने, और फिर ये जहां पढ़ाई करी इन्होंने वहीं पे ये स्थापित हो गए, वहीं उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया और वहीं सफल है। अभी भी अपनी जन्मभूमि से काफी दूर है। तो ये भी चीज है। तो अभी आजकल इनका मंगल की महादशा नहीं, मंगल नहीं, चंद्रमा ही चल रही है ना। तो चंद्रमा भी इनके लिए जीवन में, अब तो इनके सुपुत्र जी भी आ गए हैं, वो भी बन गए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए 5th हाउस भी जुड़ गया है उनका। लेकिन बाकी व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से ये सफलतापूर्वक चला रहे हैं और इनको अच्छा नाम और यश दोनों की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से ये कुंडली मेरे को एक सफल कुंडली लगी, जिससे हम सही डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि चिंताएं परेशानियां साथ साथ चल रही हैं। जब 1 और 8, मंगल भी इनका 1 और 8 से जुड़ा हुआ है, जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो हेल्थ प्रॉब्लम है इनको, और ब्लड से रिलेटेड विशेष रूप से, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है। लग्न को देखता भी है तो उसको बलवान भी करता है, लेकिन चिंता भी देता है ना। जो उसके आदत है, आदत से मजबूर कह सकते हैं ना, कि अच्छे रिजल्ट भी देगा लेकिन परेशान भी करेगा। तो इनको चेकअप्स वगैरह के लिए, 12वें भाव में चंद्रमा है तो इनको आंखों में भी दिक्कत आ गई है। चंद्रमा 12th हाउस में है तो आंखों से संबंधित का प्रॉब्लम देता है जी। हाँ, देता है, या पैरों में से दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मीन राशि का है वो। तो कुंडली हमने देखी और हमने समझा कि किस तरह से इतने सारे ग्रह मिलके व्यक्ति को जीवन में उत्थान की ओर लेके जा रहे हैं। और यदि कुंडली में दशम भाव स्ट्रांग हो तो व्यक्ति, जैसे हमने देखा कि वहां पर लग्नेश ही उच्च का बैठा हुआ था कुंडली में और लग्न को भी दृष्ट कर रहा था, दशम भाव को भी स्ट्रांग कर रहा है, तो व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाने में सफल रहा और नाम और शोहरत भी प्राप्त करी, केवल अपने समाज में ही नहीं, उस समाज में भी जहां वो काम कर रहा है, जिससे लगकर वो काम कर रहा है। तो दशम भाव हमारे लिए ये बहुत सारी उपलब्धियां लाता है। यदि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और ये सारी चीजें डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो जरूर हमें लिखें या डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से एनरोल करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।